morning everyone. In the continuation of chapter 3 Geography, Minerals and Power Resources, here we discuss non-conventional energy source. Rest of topic will take here. First, we'll once again revise meaning of non-conventional source of energy. Energy produced from the forces of sun, wind, water, tides, geothermal and biogas is known as non-conventional source of energy. यानी वो एनर्जी जो कि सन, विंड, वाटर, टाइड्स, जियोथर्मल और बायोगैस से बनाई जाती है, जनरेट की जाती है, वो क्या कहलाती है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है? जो एग्जिस्टेड होता है, यानी कि जो डिप्लीट हो जाता है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही डेवलप हो गया था और उसे रीजनरेट नहीं किया जा सकता है। तो इसी वजह से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट किए। वो न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ सोर्स हमने पहले डिस्कस किए थे, जिसमें से सन एनर्जी, विंड एनर्जी, सन, विंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी हमने पहले डिस्कस की थी। यहाँ पे हम टाइड एनर्जी, जियोथर्मल एंड बायोगैस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं जियोथर्मल एनर्जी। Geothermal energy is refers to heat from the interior of the earth. As you know, there are earth made up of different layers, 7 main and other minor layers. तो जो layers है, layers का मतलब जो rocks हैं वो hard हो चुकी हैं और inner layer है वो अभी भी molten lava की तरह से है। तो वहाँ से जो heat होती है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ जनरेट की जाती है थ्रू पाइप्स, और फिर उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो जियोथर्मल एनर्जी के रूप में जानी जाती है। जो ग्रीनलैंड है वहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी, आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन, वहाँ पे इस तरह की एनर्जी ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसके अलावा ये प्रोड्यूस की जाती है ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम द हॉट स्प्रिंग। अगर आप मणिकरण गए हो, मणिकरण में क्या है? गुरुद्वारा है, वहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग है। इसी तरह से जो उत्तराखंड है या मैनी टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ हिमालय, वहाँ पे क्या है? कहीं कहीं पे हॉट स्प्रिंग्स हैं। तो वो हॉट स्प्रिंग्स क्या है? जियोथर्मल एनर्जी से बने हुए हैं, यानी कि वहाँ का पानी गर्म क्यों है? क्योंकि इंटीरियर ऑफ अर्थ जो एनर्जी है वो उसको हॉट कर रही है, गर्म कर रही है। तो ये एनर्जी हॉट स्प्रिंग से भी प्रोड्यूस होती है। इसका इंडिया में एग्जांपल एक अच्छा हम लेते हैं, मणिकरण है, हिमालय, उत्तराखंड। नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज टाइडल एनर्जी। ओशियनिक टाइड्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड टाइडल एनर्जी। ओशियनिक टाइड्स, टाइड्स क्या होता है? जब फुल मून डे होता है उस टाइम पे टाइड्स वेव जो होती हैं वो हाइट लेती हैं, यानी ऊंचाई लेके जब वापस नीचे आती हैं तो टरबाइन क्या होते हैं? एनर्जी जनरेट करते हैं, यानी कि जो हाई फ्लो होता है उससे वो टरबाइन रोटेट करते हैं और रोटेशन के साथ ही एनर्जी डेवलप होती है। ओशियनिक टाइड्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड टाइडल एनर्जी। व्हेन देयर आर हाई टाइड्स द एनर्जी जनरेट फ्रॉम द टाइड्स are used to rotate the turbines installed in the dam, जो कि डैम के आसपास लगे रहते हैं, वो उससे घूमते हैं और उससे टाइडल एनर्जी जनरेट होती है। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट होती है? वो भी वाटर से। लार्ज वाटर बॉडीज पे डैम बना दिए जाते हैं, जैसे कि हीराकुद डैम है, भाखड़ा नागल डैम है, ये सब क्या है? ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वहाँ पे होती है। वहाँ पे लार्ज टरबाइन लगे रहते हैं और वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। रेगुलर जनरेशन होता है, लेकिन टाइडल एनर्जी ओशनिक एरिया या लार्ज वाटर बॉडीज पर जनरेट की जाती है। बायोगैस, बायोगैस प्रोड्यूस बाय श्रब्स फ्रॉम वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट, इनसे
ह्यूमन वेस्ट होता है, इसके अलावा जो श्रब्स होती हैं उन सबको कलेक्ट करने के बाद एक वेल होता है, बायोगैस के लिए एक प्लांट लगाया जाता है, उसमें डाला जाता है और फिर उससे गैस जनरेट होती है। ये गैस क्या है? इट इज गैसियस फ्यूल मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसियस फ्यूल है बायोगैस, जो कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके बनता है। तो ये कहा जा सकता है कि ये बायोगैस भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम आती है। अभी आपको ये देखना होगा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इट इज़ गुड फॉर डोमेस्टिक यूज़, इट इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर यूज़, इट इज़ गुड फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ एंड इट इज़ गुड फॉर रोड लाइट्स, होम लाइट्स एंड अदर बेस्ट यूज, मतलब कुकिंग के लिए और बहुत कामों के लिए इसे लिया जाता है। तो इस तरह से आपको सोर्स ऑफ एनर्जी समझ में आए होंगे, कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अब हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे कि जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो किस तरह से डिफरेंट है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फायरवुड। जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी जगह पे हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि जैसे आप देखिए कि अगर फायरवुड है, कोल है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है तो उन्हें ट्रांसपोर्ट तो इजीली किया जा सकता है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है वो उसकी लेस है, यानी वो धीरे धीरे डिप्लीट होते जा रहे हैं। इसमें इनके डिफरेंट यूजेस हैं, लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो न्यू जनरेट होते हैं, उनसे बहुत सारे हमें फ़ायदे हैं कि वो एक तो एयर पॉल्यूशन नहीं देते हैं, जबकि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या करते हैं? पॉल्यूशन भी करते हैं। जैसे डिसएडवांटेज हैं इसके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के, इससे पॉल्यूशन होता है, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट होता है, टेक लॉन्ग टाइम और कलेक्शन वापस जनरेट होने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा जो नॉन रिन्यूएबल कॉजेज लार्ज स्केल पॉल्यूशन ये करते हैं और एक्सप्लोरेशन इज एक्सपेंसिव, इसको एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्स में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में यानी जैसे सन है तो उसके लिए वोल्केटिक प्लांट्स लगाए जाते हैं, उसके लिए पैनल्स लगाए जाते हैं। विंड एनर्जी के लिए विंड बीम्स या विंड फ्रेम्स यूज किया जाता है। जियोथर्मल के लिए पाइप डाले जाते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ और बायो गैस के लिए बहुत ही कम एक्सपेंडिचर में प्लांट लगाया जाता है, जिसके चार्जेस बहुत ही नॉमिनल होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी डेवलप होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और वो डिप्लीट भी होती जा रही है और पॉल्यूशन भी देती है, लेकिन हमें उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करने की वजह से न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी हमको डेवलप करने होंगे, जिसमें से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी डेवलप की जा चुकी हैं। वो विंड, वाटर, टाइड और सन से यूज़ होती हैं। बहुत सारे एनर्जी सोर्स आपने देखे होंगे, यहाँ तक कि जो अपने खुद के स्कूल में भी पैनल्स लगे हुए हैं जो कि एनर्जी जनरेट करते हैं फ्रॉम द सन। अब हम ये देखेंगे कि जो एनर्जी रिसोर्स है उसको किस तरह से कंजर्व किया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमें इसका जुडिशियस यूज करना होगा। जुडिशियस यूज यानी न्यायिक प्रयोग। अगर हम इसको वेस्ट करते रहेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, अभी के लिए भी नहीं और फ्यूचर जनरेशन के लिए तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। जैसे हम तो अभी यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो वो खत्म भी हो सकता है। जैसे आप देखिए कि अगर आप रूम में हैं और या अगर आप घर में भी कहीं भी हैं, स्कूल में हैं या कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ये पाया जाता है कि वहाँ कोई उसका यूज़ नहीं कर रहा है, तो आप स्विच
एक व्हीकल लेके जा रहा है तो उसकी जगह पे उसको पूल किया जा सकता है, जैसे 2 व्हीलर को भी पूल किया जा सकता है और 4 व्हीलर को भी पूल किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ एलईडी बल्ब यूज करके भी एनर्जी को सेव किया जा सकता है। कंजर्व बाय 3 रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस किसको किया जा सकता है, जो हम उसको यूज कर रहे हैं उसका जुडिशियस यूज करके उसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसे रीयूज कर सकते हैं और उसे रिसाइकिल भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम दोबारा काम ले सकते हैं। और रिसाइकिल किससे किया जा सकता है, प्लास्टिक को, मेटल्स को, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ना हमारे घर में जो वेस्ट है मम्मी उसको बाहर दे देती है, जो लेने वाले आते हैं और फिर वो उसको ले जाके फैक्ट्रीज में दे देते हैं, वहाँ पे उसको वापस मेल्ट करके नई चीज़ डेवलप कर दी जाती है। यानी कि वो क्या है, जो वेस्ट है उसे वापस रिसाइकल कर दिया जाता है, तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम एनर्जी सोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। अगर हम एनर्जी रिसोर्स को कंजर्व नहीं करेंगे तो नियर फ्यूचर हमें ही प्रॉब्लम होगी। तो हमें टेक्नोलॉजी भी नहीं देखनी होगी और साथ ही साथ एनर्जी को भी कंजर्व करना होगा फॉर द फ्यूचर जनरेशन। जो आने वाले लोग हैं भविष्य में, उनके लिए इन सोर्सेस को बचाना होगा। तो Here we have a look in the summary of the lesson. Minerals are 2 types, metallic and non-metallic mineral. Metallic mineral are further divided into ferrous and non-ferrous. Ferrous mineral के कौन से होते हैं, जिसमें आयरन कंटेंट्स होते हैं। non-ferrous minerals कौन से होते हैं, जिसमें आयरन कंटेंट्स नहीं होते हैं। गोल्ड, आयरन एंड कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक मिनरल। यानी कि जो हार्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेटालिक मिनरल कहलाते हैं। मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, पोटाश, नाइट्रेट, नॉन मेटालिक मिनरल्स। मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस। मिनरल कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, बरीड इनटू द अर्थ सरफेस, जो कि जमीन के नीचे दफन है या दबे हुए हैं, उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पुराने लोग क्या करते थे, ओल्ड मेथड वाले टूल्स यूज किया करते थे। पावर रिसोर्स आर क्लासिफाइड इनटू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। जो कि अभी हमने पढ़ा, कन्वेंशनल सोर्स वो होते हैं जिसे रीजनरेट नहीं किया जा सकता है और जो काम लेने के साथ ही डिप्लीट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हमारे साइंटिस्ट ने अभी ढूंढी है, खोजी है, उसको हम वापस जनरेट कर सकते हैं, यानी कि उसका रीजनरेशन हो सकता है और उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए हमें मॉडर्न मेथड एंड टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट होता है। Conventional source of energy are the traditional source of energy which have been used for long time, including firewood, coal, oil, natural gas, and tidal power. Energy produced from forces of sun, wind, water, tides called non-conventional source of energy. They include nuclear energy, geothermal, wind, tides, etc. So these are conventional and non-conventional type of energy. Here we learn about minerals and power source of energy.